बेचारी देवरानी। पंखुरी दीदी, कल रात से ना मेरी तबीयत बहुत खराब सी लग रही है। बुखार जैसा भी लग रहा है। लगता है परसों मैं बारिश में भीगी थी ना, इसलिए ऐसा हो गया। हाय राम, ये क्या हो गया? रुको सिया, देखो तो कितना बुखार है तुम्हें। अरे तुम्हें तो बिल्कुल भी बुखार नहीं है। और सिया, बारिश का मौसम तो चला गया, अभी तो ठंड हो रखी है। नहीं पंखुरी दीदी, मुझे बुखार है। बाहर से नहीं लेकिन अंदर से है। अब अंदर का बुखार चेक तो नहीं कर पाओगी ना आप। और मुझे ना अंदर ही अंदर वीकनेस भी लग रही है। और रही बात मौसम की, तो शायद इतनी कड़ाके की ठंड के मारे मेरी तबीयत की बैंड बज रही है। अच्छा, हाँ वो भी हो सकता है। तो फिर पंखुरी दीदी, मैं जाती हूँ आराम करने, इससे पहले कि मेरी तबीयत और बिगड़े। ओके। ठीक है सिया, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं सारा काम कर लूँगी, तुम बेफिक्र रहो। ओके दीदी, थैंक यू सो मच दीदी। बेचारी मेरी देवरानी। ये कहानी है बेचारी देवरानी सिया की, जो हमेशा अपने ससुराल वालों के सामने बेचारी बनने का ड्रामा करती है और उनसे अपना काम कराती है। और बेचारे सभी ससुराल वाले भी उस पर दया करते और उसका काम कर देते। एक दिन, रक्षित परसों लीना का रिसेप्शन है। सभी ना एकदम महंगे महंगे और क्लासिक कपड़े पहनेंगे और मैं जोकर बनकर जाऊंगी वहाँ पर, वही अपने पुराने कपड़े पहनकर। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। ओफो सिया, तुम रोना बंद करो। ये लो, ये मेरा क्रेडिट कार्ड लो और जितनी शॉपिंग करनी है उतनी करो, लेकिन यूँ रो मत। मुझे तुम्हें ऐसे रोते हुए देखना अच्छा नहीं लगता ज़रा भी। रक्षित, तुम ना वर्ल्ड की सबसे बेस्ट पति हो। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि इस दुनिया की हर लड़की को तुम जैसा पति ही मिले। आई लव यू रक्षित। आई लव यू टू सिया। सिया रक्षित के गले लगती है और फिर इतनी शॉपिंग करती है कि बेचारे रक्षित का बैंक बैलेंस 0 हो जाता है। अरे ये क्या, सिया ने तो मेरा पूरा बैंक बैलेंस 0 कर दिया। ओह माय गॉड। खैर, इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बेचारी के पास मॉडर्न आउटफिट्स भी तो नहीं थे और दूसरों को देखकर तो उसका मन उदास होता ही ना। जाने दो, करने दो उसे जितना खर्चा करना है। अगले दिन जब सास देवयानी की सहेलियाँ आती हैं, तभी पंखुरी तो सबकी अच्छे से खातिरदारी करती है, लेकिन सिया हेडफोन्स लगाकर यहाँ से वहाँ घूम रही होती है। तभी देवयानी की सहेलियाँ कहती है, अरे देवयानी, तेरी बहू तो हेडफोन्स लगाकर ऐसे घूम रही है जैसे किसी गार्डन में घूम रही है। वही तो, ऐसा नहीं कि घर पे मेहमान आए हैं तो ज़रा नमस्ते ही कर दो, खातिरदारी तो दूर की बात है। पंखुरी जाकर सिया को हेडफोन्स उतारने के लिए कहती है और उसे देवयानी की सहेलियों के सामने आने के लिए कहती है। तभी सिया देवयानी को कहते हुए सुनती है, अरे अब क्या बताऊं बहनों, मेरी बड़ी बहू इतनी अच्छी है कि पूछो मत। घर का सारा काम ठीक से करती है और हर मायने में ना एकदम बेस्ट है। वही छोटी बहू देवयानी, वो तो बहुत ही वर्स्ट है। पता नहीं मायके वालों ने क्या संस्कार दिए हैं। अच्छा, कर और जम के बुराई कर मेरी, फिर मैं भी तुझे बताती हूँ, वो भी अच्छे से। देवयानी को उसकी सहेलियों से अपने बारे में बुरा भला कहते हुए देखकर सिया को बहुत गुस्सा आता है। और फिर जब देवयानी और सिया एक रोज़ बाजार जाते हैं, तभी सिया जानबूझकर देवयानी को अकेला छोड़कर कहीं चली जाती है। देवयानी घबरा जाती है। ये क्या, सिया बहू कहाँ चली गई तू? सिया बहू, हे भगवान, सिया बहू। अरे भाई साहब, आपने मेरी बहू को देखा क्या? वो अभी मेरे साथ ही थी यहाँ पे, लंबे लंबे बाल थे उसके।
मेरी पर्स भी उसी के पास चली गई। उसने मेरी पर्स पकड़ी थी। नहीं माता जी, हमने आपकी बहू को जाते हुए नहीं देखा, सॉरी। हाँ जी, मैं तो यहीं पे खड़ा हूँ कब से, पता नहीं कहाँ चली गई आपकी बहू। ये बहुत बड़ा बाजार है और आए दिन यहाँ पर किसी ना किसी को किडनैप करके ले जाते हैं। हे भगवान, किडनैप! अरे नहीं 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 नहीं, मम्मा मेरी बहू यहीं कहीं गई होगी, मैं ढूंढती हूँ उसे। देवयानी का जीभ बहुत घबराता है और वो पागलों की तरह सिया को पूरे बाजार में ढूंढने लग जाती है। लेकिन पूरे बाजार में ढूंढने के बाद भी उसे सिया नहीं मिलती और जब वो घर जाती है तब सभी सिया के लापता होने की खबर सुनकर देवयानी पर गुस्सा होने लगते हैं। वहीं सिया तो मज़े से पार्क में बर्गर खा रही होती है। आई बड़ी मेरी बेइज्जती करने, अब देखना क्या कीमत चुकानी पड़ेगी तुझे देवयानी की बच्ची। मैं किसी को नहीं छोड़ती, फिर वो चाहे मेरी सासी क्यों ना हो। घर पर ससुर विजेंद्र, सिया का पति मनीष और जेठ संकल्प देवयानी को गुस्से से कहते हैं, देवयानी, तुम्हें सिया बहू का ध्यान रखना चाहिए था ना। वो हम सबसे छोटी है, नई नई इस शहर में आई है, एक तो अपनी पर्स भी खो दी और ऊपर से बहू को भी। माँ, सिया को कुछ हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो माँ? मुझे माफ़ कर दो, मेरी ही गलती है। मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए था। वो छोटी दूध पीती बच्ची जो है आखिर। बस देवयानी, सिया बहू वहाँ लापता है और तुम यहाँ ताने कस रही हो। अब तो हम पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज नहीं कर सकते, 24 घंटे के बाद ही कर पाएंगे कानून के हिसाब से। हमें बाहर जाकर उसे ढूंढना चाहिए। सब चिंताग्रस्त होकर सिया को ढूंढने के लिए घर के बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि उतने में वहाँ दरवाजे पर रोती हुई सिया आती है और वो झट से मनीष के गले लग जाती है। मनीष, मैं बहुत डर गई थी। कुछ शराबी गुंडे मेरा पीछा भी कर रहे थे। जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए मैं यहाँ तक आई हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत घर आ गई। देवयानी, तुमने जो आज किया है उसकी वजह से न जाने क्या अनर्थ हो जाता। मैं तुम्हें इस सब के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। और नहीं तो क्या माँ, कल को जब हमारे बच्चे होंगे तब उन्हें आपके साथ भेजना डेंजरस ही होगा। आज उस बात का ट्रेलर तो आपने दिखाई दिया। सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो कोई। सबके सब मुझसे रूठ गए। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? पता नहीं कौन से कीड़े ने काटा था मुझे, जो मैं अपने मनीष के लिए इस सर दर्द को घर ले आई बहू बनाकर। सिया अपनी चाल में कामयाब हो जाती है। कुछ दिन बीतते हैं। सिया आए दिन रोज़ाना चौका बर्तन साफ सफाई ये सारे काम करके बहुत बोर होने लगती है। कूटो कूटो कूटो, मसाले ही कूटते रहो। इसीलिए मैंने मनीष से शादी की थी। बोर हो गई हूँ मैं तो इस घिसी पिटी लाइफ से। अगर मनीष के ऑफिस की छुट्टियाँ होती तो मैं फिर से बेचारी बनकर कुछ ड्रामा करती और उसके साथ हिमाचल घूमने चली जाती। पर अब क्या करूँ? मुझे तो आराम करने का बहुत मन कर रहा है। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? फिर सिया अचानक से बेहोश होने का ढोंग रचाती है और डॉक्टर को एक्टिंग करने के लिए कहती है हॉस्पिटल में। डॉक्टर मेरी वाइफ वो ठीक है ना? जी नहीं, बेचारी बहुत सीरियस कंडीशन में है। उनके शरीर में बिल्कुल भी खून नहीं बचा। उन्हें बहुत वीकनेस है, इसलिए उन्हें पूरे 2 से 3 हफ्ते हॉस्पिटल में मेरा मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जल्द से जल्द खून का इंतज़ाम कीजिए और हमारी छोटी बहू को बस ठीक कर दीजिए। सिया ये सब हॉस्पिटल के रूम के दरवाजे से कान लगाकर सुन रही होती है। असलियत में बेचारे तो मेरे ससुराल वाले हैं। सभी दिन रात हॉस्पिटल में ही रुकने लगते हैं। सिया बेड पर लेटी रहती है और मनीष सिया के बगल में बैठा रहता है। बेचारी मेरी सिया, लगता है इसे किसी की नज़र ही लग गई है। फिर अगले दिन
जब सब घरवाले सुबह बिना बताए हॉस्पिटल में आते हैं, तब वो देखते हैं कि सिया तो अपने हॉस्पिटल रूम में सलाइन को निकालकर ग्लूकोज बोतल को माइक बनाकर गाते हुए बेड पर नाच रही है। ला 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 ला। मेरी सारी नन्ही नन्ही सी खुशियों को पूरा करने के लिए मैंने अपने बेचारे ससुराल वालों के सामने बेचारी बनने का नाटक किया हर बार। हाँ, अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन अब क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ मैं। सभी समझ जाते हैं कि सिया ने तो ये सारा नाटक किया है। बेचारी हमारी सिया बहू, अब क्या बोले इसे। पगली ना समझ कहीं की, इतनी छोटी छोटी बातों के लिए इतने सियापे किए। कितनी खुश लग रही है ये गाते और नाचते हुए। हम सबसे छोटी है ये, और वक्त के साथ सब समझ जाएगी। पर एक बार हमें बोल देती तो हम खुशी खुशी इसकी बात मान लेते। लेकिन कोई ना, देवरानी मेरी बेचारी ही सही, मगर है बड़ी प्यारी। सभी सिया को बिना बताए ही मन से माफ़ कर देते हैं और उसे हमेशा की तरह प्यार करते रहते हैं।